नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी को करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ फिर उपस्थित हैं। आप लोग दोस्तों सर्दी में हैं, अपना बचाव करते रहिए, सर्दी के बचाने के साथ साथ पढ़ते हुए रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो अपने रियल टाइम पे होगा। जो भी एग्ज़ाम आपका जब भी लगा है दोस्तों, अपने उचित समय पर होगा। और यूपी पुलिस का अगर जिसे भी पढ़ना हो, बैच लेना हो, ज्वाइन करना हो ऑफलाइन, तो गुरुकुल एकेडमी में 7:30 से 11:30 सुबह की शिफ्ट में बैच नया भी शुरू है। आप ऑफिस जाकर इंक्वायरी कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। देखो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दोस्तों ये यूपी वाराणसी में, या चेन्नई तमिलनाडु में, या हुबली कर्नाटक में, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अदर ऑप्शन है। देखो जब भी क्वेश्चन नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं बनता है तो वो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप। देखो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कौन सा, देखो बात करते हैं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की। अभी हाल में दोस्तों भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक के नेतृत्व में दोस्तों ये बैठक का आयोजन किया गया। किस बैठक का? अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति। इस बैठक का एक ही उद्देश्य था कि जो अपतटीय सुरक्षा को समग्र रूप से सुरक्षा को बढ़ाना और उसमें विशेष निगरानी करना, इन सभी के उद्देश्य का, जैसे इनकी सुरक्षा और पुख्ता की जा सकते या उसमें कोई कमी रह गई हो दोस्तों, उन सभी बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। किस बैठक में? अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति। किसके नेतृत्व में? ये भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। कहाँ बैठक हुई दोस्तों? ये बैठक दोस्तों वाराणसी यूपी में हुई। मतलब विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी में। कहाँ? वाराणसी यूपी में। वाराणसी वैसे भी दोस्तों फेमस है इस समय, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र भी है। कहाँ पे? वाराणसी में एक सेंटर बनाया जाए जापान की मदद से। उस सेंटर का क्या नाम है? ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की कब स्थापना की गई और किस मंत्रालय के तहत की गई, पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ये। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1978 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1978 ईस्वी। और किस मंत्रालय के अधीन की गई? तो पेट्रोलियम एवं रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के अधीन की गई। आप लोग कमेंट कर सकते हैं पेट्रोलियम एवं रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? ठीक है, क्या क्या देखा हमने। ये बैठक किसके नेतृत्व की गई? भारतीय तटरक्षा के महानिदेशक के नेतृत्व में की गई। कहाँ की गई? आयोजित की गई दोस्तों वाराणसी यूपी में की गई। और इस अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की जो स्थापना हुई कब की? 1978 में की गई। और किस मंत्रालय के तहत? पेट्रोलियम एवं रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। अब दोस्तों देखते हैं कि इधर जो बी ऑप्शन दिया गया है, चेन्नई तमिलनाडु का क्या मतलब है दोस्तों? तो इसका दोस्तों अभी हाल ही में ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में। पहली बार किया गया ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन कि ड्रोन के बारे में प्रशिक्षण देवे, उसके बारे में समझाने में कैसे ये कार्य करता है। तो कहाँ हुआ इसका शिखर सम्मेलन? ये चेन्नई तमिलनाडु में। सी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हुबली धारवाड़, ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। अभी आने वाले 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन यहाँ होगा। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये फैक्ट है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कब आयोजित होता है? 12 जनवरी
को प्रत्येक वर्ष ये किया जाता है एक स्थान निश्चित है। आप पूछिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए तो 12 जनवरी किसके जन्मदिन पे? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके? स्वामी विवेकानंद के। कब? 12 जनवरी। इसी दिन राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होता है। प्रत्येक वर्ष इसके लिए स्थान निश्चित होता है। आपकी बार हुबली धारवाड़ में होगा। कहाँ भी पड़ता है? कर्नाटक। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे दोस्तों। वैसे भी इम्पोर्टेंट है और प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके परीक्षाओं के लिए दोस्तों। कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। कब किया जा रहा है? 12 जनवरी को। और किसके जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसका आंसर क्या हो गया? भारतीय तंत्र समन्वय समिति का वाराणसी यूपी, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। पर यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। संबंधित असत्य कथन का चयन है, जिससे अभी 4 ऑप्शन दिए गए। इससे जो संबंध में असत्य कथन उसका चयन करना है दोस्तों। देखो ये ऑप्शन, इसका उद्देश्य 5 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता हासिल करना बिल्कुल सही है। इसका जो लक्ष्य है 2023 तक, कितना? 2023 तक 5 मिलियन टन मीट्रिक टन की क्षमता हासिल कर किस में? हाइड्रोजन उत्पादन में, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इसका लक्ष्य 5 मिलियन मैट्रिक टन। और इसका एक भी और लक्ष्य है दोस्तों कि 2030 तक ये नवीकरणीय ऊर्जा में, किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में 125 गीगावाट तक अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में दोस्तों। ठीक दोस्तों, इतना 125 है। कब तक? 2023 तक। पूछा जा सकता है कि भारत का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा कितने उत्पादन में? 125 गीगा। कब तक? 2030 तक। अब देखते हैं बी ऑप्शन दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन संभावित रूप से 2050 तक 3.6 गीगा टन माने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। बिल्कुल सही, एक रिपोर्ट है इसी के तहत है। किसकी? नीति आयोग ने बताया है कि ग्रीन हाइड्रोजन संभावित रूप से 2050 तक 3.6 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को है वो कम कर सकता है। कितना? 3.6 गीगा टन। अब बात करते हैं इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी दोस्तों। ये गलत है इसमें, क्योंकि ये किस बजट में? 2021-22 में की गई थी, जो इससे पहले वाला बजट आया था। पर ठीक दोस्तों, अभी 2022-23 का आना है। इससे पहले 2021-22 का आया था, तब इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके तहत दोस्तों इसके तहत भारत तेलों को निर्यात में लगभग 80% का निर्यात करता है दोस्तों। आयात करता है 80%। इसलिए भविष्य में हाइड्रोजन जो है भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए सभी लोग ग्रीन हाइड्रोजन पर दोस्तों कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और इसके मद्देनजर दोस्तों लगभग 1 लाख करोड़ का निर्यात 1 लाख करोड़ का जीवाश्म ईंधन का निर्यात करना इसका लक्ष्य है। ठीक, 1 लाख करोड़ रुपए तक का। ठीक है, मिशन का मुख्य लक्ष्य हरित हाइड्रोजन में को बढ़ाना है। देखो हाइड्रोजन को क्या आगे के फ्यूचर के लिए इसे हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसके उत्पादन को बढ़ाना इसका इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य है। आप बात करते हो ए ऑप्शन सही था, बी सही था, ये गलत था, क्योंकि
क्या लिखा था कि 2020-21 लिखा है, जबकि कब इसे घोषणा की गई बजट में? 2021 और 22 के दोस्तों। डी ऑप्शन 2030 तक अन्य क्षेत्रों में हाइड्रोजन के निर्माण उत्पादन का उपयोग को सुगम बनाना और 50 MMT वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ये भी दोस्तों सही है। और इसके लगभग 8 करोड़ लोगों तक का इसमें क्या मिलेगा दोस्तों? रोजगार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस मिशन के तहत लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। ठीक दोस्तों, किसने की? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे मुहर लगाई है अध्यक्षता में किसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इतनी हमें जानना था कि 2030 तक कितना 50 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता हासिल करना और 2030 तक 125 नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को उत्पादन करना है कि कितना 125 गीगावाट के। और क्या बोला जाता है कि 2025 तक 3.6 कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। और 2023 तक 50 MMT वार्षिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना भी लक्ष्य है। और दोस्तों इसका एक कार्य बिल्कुल है, क्या है कि 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक से जीवाश्म ईंधन का दोस्तों इसमें उपयोग आयात को कम करना है इसका। ठीक दोस्तों, कितने 1 लाख करोड़ रुपए के जो आयात होता है जीवाश्म ईंधन उसको कम करना इसका लक्ष्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाल ही में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया दोस्तों? अभी हाल ही में निक्केई एशिया की रिपोर्ट है, किसकी? पूछा जा सकता है निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इसमें जो आंकड़े दिए उस आंकड़े अनुसार भारत 4.25 टन यूनिट मिलियन यूनिट के ऑटो मार्केट में उत्पादन करके, जबकि किसे? जापान को छोड़कर पहले जापान तीसरे नंबर था, अब भारत। जबकि जापान कितना उत्पादन कर रहा है? 4.20 मिलियन टन। ठीक है, अब भारत इससे आगे बढ़ गया है। और पूछा जा सकता है जापान को छोड़कर भारत, अब जापान 4th स्थान पर पहुंच गया। अब पूछ लिया जाए आपसे कि ऑटो मार्केट के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? प्रथम स्थान पर चीन है दोस्तों, द्वितीय स्थान पर अमेरिका है और तृतीय स्थान पर भारत है। तो क्या हो गया? चीन, अमेरिका, भारत और जापान टॉप शीर्ष के 4 देश हैं दोस्तों। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है दोस्तों? बंधन बैंक ने एक अभियान को लॉन्च किया है दोस्तों। क्या किया? जहां बंधन वहां ट्रस्ट है। एक अभियान लॉन्च किया है किसने? बंधन बैंक ने। जहां बंधन वहां ट्रस्ट है। इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में किस अभियान का? ये अभियान किसने लॉन्च किया है? बंधन बैंक ने दोस्तों, सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली हाल ही में BCCI के पद से अलग हुए हैं, मतलब इनके जगह रोजर बिन्नी बने हैं। इन्होंने अभी दिल्ली कैपिटल IPL की जो टीम है दिल्ली कैपिटल, उसमें भी इन्होंने अभी हाल को ज्वाइन किया है। और इनको बंधन बैंक ने अपना जो अभियान है उनका, जहां बंधन वहां ट्रस्ट में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? सौरव गांगुली को। आप बात करते हैं बी ऑप्शन। आशुतोष राणा को दोस्तों मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। किसके? आशुतोष राणा कोई उपन्यास है, एक कृति इनकी है राम राज्य। किसके लिए ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको? राम राज्य के लिए। किसके लिए? राम राज्य के लिए बना है। और वीना नायर को दोस्तों वैज्ञानिक क्षेत्र में ये शिक्षिता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में इनको शिक्षण के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में शिक्षण के लिए इनको प्रधानमंत्री
ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से नवाजा गया। किसके? एक ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। इनको वैज्ञानिक क्षेत्र में शिक्षण के लिए इनको दिया गया। कैसे? वीना नायर को। अभी स्वाति सिंह को एक साइक्लिस्ट है, ठीक, इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन किया है। इनको उड़ीसा सरकार का एक एकलव्य पुरस्कार, कौन सा? एकलव्य पुरस्कार अभी हाल ही में इन्हें नवाजा गया है। एकलव्य पुरस्कार 2022 से किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं, साइक्लिस्ट। इन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल में, मतलब साइक्लिस्ट में प्राप्त की है। तो इसका क्या आंसर है? बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सौरभ गांगुली को। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया दोस्तों? वाराणसी, नागपुर, प्रयागराज या भोपाल को दोस्तों? अभी हाल में दोस्तों भारतीय, ये किसके द्वारा पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ईट राइट स्टेशन का मतलब क्या है? ईट राइट स्टेशन आप समझ गए होते कि ईट राइट मैंने ईट माना खाना बनाना, राइट स्टेशन है मतलब जिस स्टेशन पर, जिस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पूर्वक खाना मिलता है, उस स्टेशन को एक रैंक दी जाती है, एक क्या ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। किस नाम से? ईट राइट स्टेशन नाम से। उसे अभी हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है। किसे मिला है? वाराणसी के रेलवे स्टेशन को मिला है। अब ये किसके द्वारा दिया देखो किस लिए दिया जाता है, आपको बता दिया कि उच्च गुणवत्ता पूर्वक खाने को, जिसमें उचित मात्रा में पोषण मिले हो, उचित मात्रा में न्यूट्रिशन, हर चीज अपनी उचित मात्रा में हो और अच्छा उच्च गुणवत्ता पूर्वक हो। नहीं तो आप लोग जानते हो स्टेशन में कैसा खाना मिलता है, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा, ठीक, इसके द्वारा ये दिया जाता है। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण इसे ये प्रमाण पत्र देता है, लेकिन किस हिसाब से कि खाद्य उच्च गुणवत्ता क्षेत्र में अपनी एक बेंचमार्क स्थापित करता है। वो बेंचमार्क क्या है? किस आधार पर बेंचमार्क? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2006 है दोस्तों, उस हिसाब से जो रेलवे स्टेशन खाद्य मामले में, अपने खाने में गुणवत्ता मामले में उसे अगर बनाए रखता है, किस में? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के जो नियम है उस हिसाब से जो अपने पाया जाता है रेलवे स्टेशन काम करते हुए अपने खाने में, उसे रेटिंग दी जाती है। तो अभी हाल ही में वाराणसी जो रेलवे स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, इसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है दोस्तों। ठीक दोस्तों, किसे मिला है? वाराणसी को। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो ये पूरा करते हैं बेंचमार्क, उनके जो नियम हैं दोस्तों, उस हिसाब से इनको कौन देता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक, अब बात पूछ लिया जाए कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों ये 5 सितंबर इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 5 सितंबर 2008 में स्थापना। देखो अधिनियम कब आया, बात करें इसका, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में। अगर प्राधिकरण की बात करें तो 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना। इसके अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक, इतनी हमें इसकी जानकारी है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा। इसकी स्थापना 5 सितंबर, इसका 5 सितंबर 2008 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए जो इसके चेयरपर्सन है ऋतु टिनेसिया, क्या है? ऋतु टिनेसिया इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, अब बात करें भोपाल रेलवे स्टेशन को अभी हाल में 4 स्टार ईट
राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित जाइए। इसी कैसे 5 स्टार ईट रेलवे स्टेशन के ईट राइट स्टेशन के नाम से प्रमाणित किया गया और भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार के नाम से प्रमाणित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। किस राज्य ने राज्य के 5T पहल जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 जीता? दोस्तों एक जागा मिशन ये उड़ीसा सरकार का एक भूमि रिकॉर्ड भूमि टाइटल और जो झुग्गियाँ हैं उनके उन्मूलन के लिए ये मिशन कार्य करता है कि जो स्लम बस्तियाँ हैं उनको स्लम बस्तियों को अच्छे से सशक्त बनाना, उनको अच्छे आवास उपलब्ध कराना इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2018 में की गई है। अगर आपसे जागा मिशन का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो जो झुग्गियाँ होती हैं हमारे आपसे शहरों में उनके उन्मूलन से संबंधित ये परियोजना मिशन है। ठीक, जागा मिशन। इसे दोस्तों 2019 में एक पुरस्कार आवासीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है कि अच्छे कार्य के लिए। ठीक है, और इसे अभी हाल ही में लंदन UN की जो हैबिटेट कंपनी है उसके द्वारा, ये कहाँ की है? UN हैबिटेट्स द्वारा एक पुरस्कार मिला है का UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। पूछ लिया जाए ये जिसके द्वारा मिली है संस्था वो कहाँ की है? लंदन की, मतलब UK की। ठीक, इसके द्वारा मिला है अभी हाल ही में 2023 का अवार्ड। किसे ये मिला है? उड़ीसा का ये एक मिशन है। किसके? झुग्गियों के उन्मूलन की दिशा में ये कार्य करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगर आप बात करें कि 5T पहल का क्या है कि 5T पहल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइमिंग, हाँ अलग चीज़ें हैं तो हम आपको नोट करा दे रहे हैं क्या क्या है दोस्तों इसके में। 5T का मतलब है, 5T के मतलब है दोस्तों 5T दिया गया है इसमें कि हम ये 5T पहल है तो 5T मतलब 5T के ऊपर इस कार्य करता है जगह मिशन की। पहले T का मतलब है ट्रांसफरेंसी। ठीक, दूसरे का मतलब है टेक्नोलॉजी। तीसरे का मतलब है टीम वर्क और चौथे का मतलब है टाइम और पांचवें का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन मिशन। देखो दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि टैकलिंग और स्लम के मामले में सबसे बड़ा अभियान है कि सशक्तिकरण करना झुग्गियों वासियों को। ठीक है, झुग्गी वासी से अच्छे आवास उपलब्ध कराना। ये 5T पहल है कि पहला ट्रांसफरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन पर इसका कार्य करती है। कौन सी राज्य सरकार? उड़ीसा की। विश्व का पहला ताड़ का पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया। तिरुवनंतपुरम में, ये कहाँ? केरल में। बात करते हैं BC सौराष्ट्र और महाराष्ट्र। अभी हाल में विजय हजारे सीजन 2022-23 जो खेला गया फाइनल मैच उसमें विजय हजारे सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। किसने? अभी हाल में विजय हजारे का जो सीजन 2022-23 का दोस्तों है इसके अगर पूछा जाए विजेता कौन है? सौराष्ट्र टीम। किसे हराया? महाराष्ट्र राज्य को, इन्होंने महाराष्ट्र टीम को हराया है। ठीक दोस्तों, विजय हजारे 2022-23 विजय हजारे क्रिकेट से संबंधित होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों करंट के क्वेश्चन जो हो गए अभी तक, अब दिसंबर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक आई हैं दोस्तों वो हम आपके साथ बात करते हैं कि ये ऐसी रहेंगे साल भर आपसे इनमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, हम लोग गलत कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पहले है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी होती है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होती है दोस्तों। इसमें भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर चीन है। मतलब
भारत, मैक्सिको और चीन। इसका ये मतलब होता है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें विदेशों से प्रवासी कामगारों के द्वारा 12% की वृद्धि के साथ $100 अरब का प्रेशर प्राप्त हुआ। मतलब $100 अरब रुपए भारत प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक, जो प्रवासी कामगार, जो प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं, जो काम करते हैं, वो जो पैसा बाहर में भेजते हैं, उन मामले में भारत टॉप पे है। दूसरे स्थान में मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। दोस्तों चलते हैं अगले। देखो, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, सर हमें टॉप देखनी है। टॉप में उर्सुला वॉन डेर लेन और भारत की कौन शामिल है? भारत की 36वें नंबर पर निर्मला सीतारमण। आपको सिर्फ और तो हैं 2-3 हैं, रोशनी नडार हैं 53 नंबर, 54 में माधवीपुरी बुच हैं जो सेबी की अभी अलीपुर और काले से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सोगा मंडल हैं, करण मजमूदार हैं और 89 फाल्गुनी नायर हैं। लेकिन लगातार मामले में अगर बात की जाए तो 5वीं बार निर्मला सीतारमण इस सूची में अपना स्थान बनाने में कामयाब है। किस नंबर पे? इसमें निर्मला सीतारमण 36वें नंबर पे। और पूछी जाए भारत की तरफ से टॉप में शीर्ष स्थान पर निर्मला सीतारमण का स्थान है और ऑल ओवर विश्व में 36वें क्रम से है। ठीक चलते। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग श्रेणी ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जारी करता है। दोस्तों इसमें शीर्ष देश देखो, सिंगापुर के बाद संयुक्त अरब अमीरात, फिर दक्षिण कोरिया। और भारत की बात करें दोस्तों तो भारत इस रैंकिंग में 48वें क्रम पे आता है। ठीक, और अब बात करें इससे पहले जब इसकी रैंक आई थी तो भारत की रैंक 102वें नंबर पर थी। मतलब भारत ने सुधार किया हुआ है। ठीक, लगभग कितने 48 से 102 पिछले जब रिपोर्ट आई थी इसकी तो लगभग ऑप्शन कितने 52 और 54 रैंक स्थान ऊपर छलांग लगाई है भारत ने। चलते हैं, आप लोग इन रैंक को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर बात करें उच्चतम हत्या जोखिम देश रिपोर्ट 2022-23 की जो हत्या है सामूहिक रूप से होती है, उसमें जोखिम का किसके द्वारा जारी की? अली प्रोजेक्ट द्वारा। उसमें शीर्ष पाकिस्तान है और भारत के स्थान की बात की जाए तो 8वां आता है। किसमें? उच्चतम सामूहिक हत्या जोखिम देश रिपोर्ट 2022-23 में। ठीक, पाकिस्तान दोस्तों उच्च पे है और भारत 8वें स्थान पे है दोस्तों। देखो, सेंटर फॉर इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट अभी हाल ही में दोस्तों आई, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी। इसके अनुसार 2035 का शीर्ष 3 बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछी जाए तो तब चीन टॉप पे रहेगा, अमेरिका खिसक के दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा दोस्तों और भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक, कब तक? अभी तो को अमेरिका टॉप पे है। अभी की बात करें तो अमेरिका टॉप पे, भारत 5वें स्थान पर है अभी की बात करें। लेकिन इन्होंने 2035 की अपनी रिपोर्ट बताया कि 2035 में क्या स्थिति होगी, तब चीन टॉप पे होगा, अमेरिका सेकंड पे और भारत तीसरे स्थान पर होगा। आप लोग हमने पिछली बार बताया था, बताइए भारत किसे पछाड़ कर 2035 में तीसरा स्थान हासिल कर लेगा। ठीक, और ये भी लिखा है 2035 तक भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। कितना? अभी तक सबसे 2.9 ट्रिलियन व्यवस्था होगी भारत की, लेकिन 2035 तक $10 ट्रिलियन की व्यवस्था भारत अपनी बना लेगा। और प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय की, कृषि से जो मासिक आय होती है उसकी एक रिपोर्ट अभी हाल में केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जारी की। तो उसके स्थान पर मेघालय टॉप पर है। मेघालय के बाद पंजाब आता है दोस्तों और पंजाब के बाद हरियाणा शीर्ष राज्य है 3। कौन सा? मेघालय, पंजाब और हरियाणा। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप फैक्ट नोट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। देखो, सामाजिक प्रगति सूचकांक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उसमें प्रधानमंत्री जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा जारी की जाती है। पूछ लिया जाता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई, तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा से जारी किया जाता है। अगर अति उच्च सामाजिक प्रगति के मामले में बात करें तो पुडुचेरी शीर्ष पे है, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर गोवा है दोस्तों। अगर अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 राज्य जो यूटी की बात करें, किसके?
अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य एवं यूटी दोनों मिला के बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और दादर एवं नागर हवेली। अगर इसमें न्यूनतम की बात करें तो निम्न श्रेणी में झारखंड और बिहार 2 राज्य आते हैं। ठीक दोस्तों, और इसमें अगर छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा टॉप पे आता है। ठीक, ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल पे सर्वाधिक सर्च किया किस चीज़ को किया जाए, तो अभी इंडियन लीग को किया गया, इंडियन प्रीमियर लीग को सर्वाधिक सर्च किया गया है गूगल पे। ठीक है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, किससे सर्वाधिक सर्च किया गया, सिर्फ भारत नहीं, ऑल विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग को किया गया, उसके बाद कोविड को किया गया, और तीसरे नंबर फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में अभी कतर में अभी हाल ही में संपन्न हुआ 22वां, उसमें कौन सी टीम जीती, अर्जेंटीना, किसे हराकर दोस्तों, फ्रांस को हराकर तीसरी बार ने अपना कब्जा किया। उसके बाद चौथा जो है एशिया का 5वें ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इसे दे। लेकिन आप सिर्फ टॉप के 3 ही याद रखना, इंडियन प्रीमियर लीग और कोविड और फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, देखो 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 अभी हाल ही में जारी हुई है। किसने जारी किया, द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा जारी की गई। पूछा जाता है किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, तो किसके द्वारा, द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा जारी की गई। और शीर्ष देश खाद्य बात करें तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा, फिनलैंड के बाद आयरलैंड रहा दोस्तों, आयरलैंड के बाद नॉर्वे, ये शीर्ष 3 देश हैं किसमें, 11वीं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। अगर भारत का स्थान देख लिया जाए तो भारत 9वें स्थान पर इसमें रहा। कौन से स्थान पर भारत रहा, 9वें स्थान पर दोस्तों भारत रहा है। नहीं, भारत 68वें स्थान पर रहा, सॉरी दोस्तों, भारत 68 क्रम पे रहा है। और सबसे निम्नतम स्तर की बात करें तो सीरिया सबसे निम्न स्थान पर, शीर्ष पे फिनलैंड, भारत 68वें नंबर पे और निम्नतम सीरिया। और दक्षिण अफ्रीका 58वें क्रम से 58 पे रहा है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का शीर्ष देश बना। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है उसमें दक्षिण अफ्रीका 58वें क्रम पे रहा। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। विदेश मंत्रालय ने भी एक आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए हैं, उसके अनुसार केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट धारक की संख्या है। केरल के बाद महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु। अगर बात यूपी करें तो यूपी सबसे शीर्ष मामले में 4थे क्रम पर है। सबसे पहले केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 4थे क्रम पर यूपी है किसमें, पासपोर्ट कार्ड धारकों में। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में किसके द्वारा अभी प्रकाशित रिपोर्ट की गई है, टेस्ट एटलस द्वारा। इसमें इटली को फर्स्ट स्थान मिला, दूसरे ग्रीस, तीसरे स्पेन, चौथे जापान और 5वें स्थान पर भारत को स्थान में किसमें मिला, सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत। देखो शीर्ष याद रखना, इटली, भारत 5वें नंबर पर। तो परोपकार के एशिया नायकों की सूची अभी हाल में जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किसके द्वारा जारी की गई। इसमें भारत की बात करें, भारत के तो भारत में गौतम अडानी टॉप स्थान हासिल लिया। ठीक है, उसे गौतम अडानी के चर्चे हैं, विश्व में भी ये पैसों के मामले में शीर्ष चल रहे हैं। मुकेश अंबानी इससे पीछे चले इनसे। दूसरे स्थान में शिव नाडर और तीसरे स्थान अशोक सूडा। ये किसकी सूची है, ये है जो परोपकार के एशिया नायकों सूची। ठीक है, ये 16वां संस्करण है दोस्तों जो फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया।
दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट है, जो ये भी फोर्ब्स द्वारा जारी की दोस्तों। अभी पिछली रिपोर्ट जो एशिया परोपकार की थी वो भी फोर्ब्स द्वारा, और सबसे ज़्यादा कमाई वाली एथलीट की जो रिपोर्ट आई है वो भी किसने जारी की? फोर्ब्स। सबसे ज़्यादा जापान के खिलाड़ी हैं टेनिस के नोबोमी ओसाका, ये शीर्ष स्थान इनको हासिल किया है। और द्वितीय स्थान की बात है तो सेरेना विलियम्स यूएसए अमेरिका के इनको द्वितीय स्थान प्राप्त मिला है। और बात करें सिर्फ भारत में सिर्फ टॉप 25 स्थान में सिर्फ पीवी सिंधु को स्थान मिला है। कौन से? 12वां स्थान, और भारत के हिसाब से शीर्ष रही है, पहला स्थान है। विश्व ऑल ओवर की बात करें तो उनका 12वां स्थान हासिल किया है। कौन सा? पीवी सिंधु को। अब आते हैं पासपोर्ट इंडेक्स 2022, सबसे शीर्ष देश है यूएई, दूसरा जर्मनी, तीसरा स्वीडन। अब भारत की बात करें तो 27वां स्थान हासिल है किसमें? पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है दोस्तों, ये अलग है, ठीक है। सबसे अधिक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है। अमेरिका के बाद चीन है दोस्तों, और चीन के बाद भारत। मतलब स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, अमेरिका प्रथम, चीन द्वितीय और भारत तीसरे स्थान है। और राज्य स्तर की बात करें कि राज्य स्तर में स्टार्टअप के हिसाब से भारत में तो महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद दिल्ली। ठीक दोस्तों, ये जितने भी रैंकिंग थे या ठीक, वो सभी आपके दिसंबर के थे, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जहाँ भी लगा वो नहीं लिख पाए हो तो आप लोग इसमें पॉज करके वीडियो को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।